मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक व्यवस्था। वैश्विक व्यवस्था का जो स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उभर कर सामने आया था, जो वैश्विक व्यवस्था पिछली सदी में विद्यमान रही थी, पिछले कुछ वर्षों से उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो वैश्विक व्यवस्था उभर रही है, उस वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन है, उसके स्वरूप में परिवर्तन है, उसमें जो देशों की भूमिकाएं हैं उनमें परिवर्तन है और विशेषकर जो वैश्विक महामारी जिससे आज दुनिया के अधिकतर देश जूझ रहे हैं, उस संकट से त्रस्त हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो विश्व व्यवस्था का स्वरूप ले रही है वह पहली विश्व व्यवस्था से भिन्न दिखलाई देती है। जो विश्व व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आरंभ हुई थी या जिसका विकास हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की जो परिस्थितियां हैं ये वो परिस्थितियां हैं जहां पर कि बहुत सारे नए देशों का औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर वो अस्तित्व में आए थे और उसी के साथ साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका था और पूर्व सोवियत संघ था, उसके द्वारा जो भूमिका का निर्वाह किया गया था, वो या हम कहिए जो विश्व व्यवस्था में उनकी भूमिका थी, उसके आधार पर जो विश्व की राजनीति थी वह दो समूहों में बटी हुई नजर आती थी। दो विचारधाराओं पर आधारित थी या विचारधाराओं पर के आधार पर विभाजित थी। एक विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी और दूसरी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। जो साम्यवादी विचारधारा थी उस विचारधारा का नेतृत्व जहां पर पूर्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, वहीं पर पूंजीवादी व्यवस्था का जो नेतृत्व था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। तो इस प्रकार से जो ये दोनों समूह थे, दोनों गुट थे, उनके मध्य की जो राजनीति थी उसके परिणाम स्वरूप ही शीत युद्ध का आरंभ भी हुआ था और यह शीत युद्ध जब तक पूर्व सोवियत संघ अस्तित्व में रहा था तब तक यह उन दोनों समूहों के मध्य चलता रहा था। इसी के साथ साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की परिस्थितियां उभर कर आई थी, ये वो परिस्थितियां थी जहां पर कि जो दोनों समूह थे वह आयुधों जो उनके आयुध थे, शस्त्र थे, उनके लिए नए नए बाजार तलाश रहे थे। अपनी विचारधारा को और अधिक विस्तारित करने के लिए वो नए नए देशों में, जो ये नए देश थे जो औपनिवेशिक विरासत से मुक्त हुए थे, उनमें अपनी विचारधारा को और अधिक बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध तक के पश्चात की राजनीति है, यह वह राजनीति है। इसी के साथ इस राजनीति में या वैश्विक व्यवस्था में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को 1990 के पश्चात विशेष रूप से हम इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि 1991 में जो पूर्व सोवियत संघ है उसका विघटन हो जाता है और एक प्रकार से जो साम्यवादी व्यवस्था है वह साम्यवादी व्यवस्था वह सिमट जाती है उसका, और उसके सिमटाव के परिणाम स्वरूप जो पूंजीवादी व्यवस्था है या बाजारोन्मुखी व्यवस्था है, वह व्यवस्था धीरे धीरे और विस्तारित होती चली जाती है। इसी के साथ साथ यह वह भी दौर है जहां पर कि लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है। 1990 के दशक की जो ये विशेषता है जिसने कि संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जहां पर कि किसी भी देश के अंदर घटने वाली घटनाओं का प्रभाव विश्व के समस्त देशों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। तो इस प्रकार से जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की व्यवस्था है वह इस प्रकार से रही। इसी के साथ साथ जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो देशों के मध्य से वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, इसी के साथ पूंजी का प्रवाह है, व्यक्तियों का आवागमन है, वह निर्बाध रूप से होने लगा था। इस निर्बाध रूप से
के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए थे वे परिवर्तन थे कि जो देशों के मध्य सीमाएं थी उन सीमाओं के बंधन ढीले हो गए थे और ये बंधन ढीले होने के परिणाम स्वरूप जो एक व्यवस्था उभर कर सामने आ रही थी, जो वैश्विक व्यवस्था थी, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर कि जो दुनिया के देश थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उस जुड़ाव का ही परिणाम था कि जो घटनाएं होती थी उनका जो प्रभाव था वो वैश्विक प्रभाव होता था। जो देशों के अंदर की घटनाएं थी उनका प्रभाव सीमित ना होकर अब विस्तार से होता था, सभी देशों के ऊपर होता था। तो यह एक ऐसी व्यवस्था रही। इसी के साथ जो 2000 के आसपास की यदि हम बात करें तो जहां पर सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा था, एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, वहीं पर चाइना भी एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। ये जो प्रमुख आर्थिक शक्ति है उसका अर्थ था कि चाइना के द्वारा जिन सामानों का उत्पाद किया जा रहा था वह धीरे धीरे जो दुनिया के देश थे उन पर को अपना बाजार बना रहा था। जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आयुधों के लिए बाजार की तलाश थी, वहीं पर इस एलपीजी के परिणाम स्वरूप अब बाजारों की तलाश हो रही थी, अर्थात जिन देशों के द्वारा जो माल तैयार किया जा रहा था उस माल को बेचने के लिए कि किस प्रकार से ऐसे बाजार ढूंढे जाएं, किस प्रकार से इस तरीके के देशों के अंदर जो बाजारोन्मुखी व्यवस्था है उसके तहत उन बाजारों की तलाश जारी थी। उसी के परिणाम स्वरूप जो चीन के द्वारा सामान तैयार किया जा रहा था, क्योंकि वो कम दर होने के कारण, सस्ता श्रम होने के कारण जो सामान तैयार होकर आ रहा था उसे दुनिया के सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। इसी के साथ साथ जो 2000 के पश्चात का समय दिखलाई देता है यह वह व्यवस्था है जहां पर कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में तो है, परंतु जो विश्व का नेतृत्व करने की इच्छा शक्ति है वहां पर उसका अभाव दिखाई देता है। उस इच्छा शक्ति का अभाव ही विश्व में जो बहुत सारे देश हैं, उभरती हुई शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां हैं, उसके परिणाम स्वरूप भी है। जहां पर अमेरिका में अपने जो अंदरूनी मुद्दे हैं, अंदरूनी मामले हैं, अंदरूनी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित है। उनको अगर हम कहें सुलझाने का मुद्दा है, देश में जो उनकी भावना है उसको लेकर जो मुद्दे हैं वहां पर उसके परिणाम स्वरूप जो नेतृत्व है, विश्व का नेतृत्व करने की इच्छा शक्ति कम दिखलाई देती है। इसी के साथ साथ जो एलपीजी के पश्चात या हम कहें जो दुनिया के और देश थे विभिन्न क्षेत्रों में, उनके द्वारा एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरना, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, आर्थिक शक्ति के केंद्र बन जाना, उसने जो है एक वैश्विक व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन ला दिया था। तो यह जो परिवर्तन का दौर चला है उसने जो वैश्विक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनी थी, जिसमें जो वैश्विक व्यवस्था की जो नियमावली थी जो पाश्चात्य देशों के द्वारा तैयार की गई थी, यूरोपीय देशों के द्वारा तैयार की गई थी, उसके परिणाम स्वरूप जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन हो रहा है। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो व्यवस्था है जहां पर कि कोविड महामारी के दौरान समस्त विश्व के देश जो है इस संकट से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वहीं पर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है विशेषकर जो WHO है उसकी जो भूमिका है वह एक कमजोर संगठन के रूप में उभर कर आता है और उसकी जो भूमिका है वो उतनी प्रभावी, उतनी सारगर्भित नहीं हो पाती जितनी कि वैश्विक संगठन से देशों से की अपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान व्यवस्था है वो वर्तमान एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कि वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और एक संक्रमण काल का दौर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसे उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था भी कह रहे हैं, कहा जाता है। तो ये जो उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था है इसी का परिणाम है कि जो देश जिनकी भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक व्यवस्था में कम थी या उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कम थी, अब वो उन संगठनों में जहां पर भूमिका की मांग कर रहे हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भी अपनी सहभागिता चाहते हैं। तो यही जो एक संक्रमणकालीन दौर है इसने
जो प्रमुख रूप से विशेषताएं दिखलाई देती हैं वह है कि जो भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका धीरे धीरे कम होने का कारण है कि जहां पर इस वैश्विक महामारी ने जो विश्व के देशों के अंदर एक ये भावना पैदा की है कि जो देश आत्मनिर्भर होंगे वो अधिक इस प्रकार के जो संकट आएंगे उनसे निपटने में अधिक सक्षम होंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप जो भूमंडलीकरण है उसकी जो प्रभाव है वह कम हो रहा है, क्योंकि जो सीमाओं के बंधन ढीले हुए थे, जो वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों का, पूंजी का प्रवाह सरल हुआ था, अब वो कठिन हो गया है। इस संकट के समय में जहां पर लॉकडाउन के कारण ये सेवाएं प्रतिबंधित हैं, जो निर्बाध आवागमन था वो प्रतिबंधित है, सेवाएं, आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त बाकी सेवाओं पर प्रतिबंध है, तो इसके माध्यम से इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो भूमंडलीकरण है वो धीरे धीरे सिमट रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। जो उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था है वह भी धीरे धीरे अब कमजोर हो रही है, क्योंकि जिस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था के सिमटाव के पश्चात देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था, या हम कहें वह एक ऐसी व्यवस्था के रूप में उभर रही थी जिसे कि अधिकतर देशों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी अब धीरे धीरे वह भी सिमट रही है, धीरे धीरे वो कमजोर हो रही है और देशों के मध्य राष्ट्रवादी भावनाएं और अधिक उभरकर सामने आ रही हैं। ये राष्ट्रवादी भावनाएं चाहे वो आत्मनिर्भर होने की दिशा में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से अब देशों के मध्य देखा जा सकता है। और जिस प्रकार से समय व्यतीत होगा, इस वैश्विक महामारी की जो परिणाम आएंगे उन परिणामों के संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं वो और अधिक मुखर होकर आने की संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में जो सीमाएं हैं, देशों के मध्य की सीमाएं हैं, वो महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये चाहे वो सघन चेकिंग के माध्यम से है, या जो कोविड-19 की जो ये महामारी है, इसका वायरस जिस प्रकार से फैलता है उसके परिणाम स्वरूप है। तो सीमाएं जो हैं अब उतनी प्रभावशाली होती जा रही है और एक दूसरे के देशों के मध्य आना जाना, ये जाना अब उतना सरल नहीं है। उसमें चेकिंग है, उसमें के साथ साथ जो नियम और कानून है वो भी लागू हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो व्यवस्था है अब वो व्यवस्था द्विध्रुवीय व्यवस्था या एक ध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में हो रही है। ये जो बहुध्रुवीय व्यवस्था है इसका अर्थ है कि अब विश्व में जो शक्ति के केंद्र हैं वो एक या दो ही नहीं बल्कि बहुत ध्रुवीय केंद्र हैं। बहुत सारे देश जो हैं वो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और ये जो आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है ये निश्चित रूप से जो शक्ति के केंद्र हैं उनको विस्तारित करता है, उनको बहुकेंद्रित बनाता है। इसलिए जो व्यवस्था है ये एक बहुपक्षीय व्यवस्था है। बहुत सारे पक्ष हैं इसके जिनको की वर्तमान समय में इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की व्यवस्था जब स्वरूप लेगी तो इन सारे केंद्रों की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी, सारगर्भित होगी। इसी के साथ साथ जो शक्ति संतुलन बना रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से, उस शक्ति संतुलन को अब चुनौती है, क्योंकि जब बहुत सारी शक्तियां उभर रही हैं, बहुत सारे केंद्र उभर रहे हैं शक्ति के, तो निश्चित रूप से जो पूर्व में शक्ति संतुलन रहा है, जिस प्रकार का शक्ति का संतुलन का स्वरूप रहा है वह परिवर्तित होगा और उसको चुनौती धीरे धीरे मिल रही है। इसी के साथ साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका है, जैसा कि मैंने इससे पूर्व में चर्चा की है कि उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। वह विश्व नेता के रूप में या विश्व का नेतृत्व करने के रूप में उस इच्छा शक्ति में कमी दिख रही है जिसकी की पूर्व में अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया गया है। और जो दूसरे देश हैं वो अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर, अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर अब विश्व में नेतृत्व करने के लिए या अपनी उपस्थिति जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें दर्ज करा रहे हैं। इसी के साथ साथ अब
जो चाइना है वो भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। विशेषकर यदि हम आर्थिक संदर्भों की बात करें तो आर्थिक संदर्भों में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं ये भी अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर, अपनी जीडीपी के आधार पर वैश्विक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जहां विश्व के लिए बड़े बाजार के रूप में उपलब्ध है, वहीं पर जो आर्थिक शक्ति है उसके आधार पर भी जो वैश्विक संगठन है, वैश्विक स्तर पर जो राजनीति है उस पर भूमिका के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ जो वर्तमान परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है, इस परिवर्तित दृष्टिकोण में जो पूर्व की महाशक्तियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही हैं और नई शक्तियां नए स्वरूप में उभर कर आ रही हैं। उसमें जो हम अगर वर्तमान में रूस की भूमिका की बात करें तो रूस की भूमिका की भी पूर्व की तुलना में कमजोर नजर आती है। जहां पर वो देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में प्रयासरत है, वहीं पर जो वैश्विक परिदृश्य है कि चाइना के साथ उसके क्या संबंध होंगे, भारत के साथ क्या संबंध होंगे, अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध बनेंगे, तो ये जो एक संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो भी जो पूर्व की शक्तियां हैं उनकी भूमिका को निर्धारित कर रही हैं कि किस प्रकार से इन देशों के द्वारा जो उभरती हुई विश्व व्यवस्था है उसमें उनकी भूमिका को निर्वाह किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वर्तमान में उसकी भूमिका को भी इन परिवर्तित संदर्भों में परिवर्तित होने की आवश्यकता अब देशों के द्वारा महसूस की जा रही है। जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और उसके पश्चात भी जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की है उनके द्वारा इस प्रकार की मांगे निरंतर उठ रही हैं कि जिससे जो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का जो एक ढांचा है, जो उसकी सदस्यता है उसको विस्तार करने की आवश्यकता है, वह कुछ देशों तक ही सीमित न होकर इसमें उन देशों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, वो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और इस प्रकार की जो मांग है यह न केवल विकासशील देशों की तरफ से है बल्कि जो विकसित देश हैं उनके द्वारा भी इस मांग को निरंतर उठाया जा रहा है कि इसका जो एक पुनर्गठन है, पुनर्गठन किया जाए, उसकी जो संरचना है उसे पुनः संरचित किया जाए और इस प्रकार की संरचना उभर कर सामने आए या इस प्रकार का गठन किया जाए, इस प्रकार की नियमावली तैयार की जाए जिसमें कि जो विश्व के विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की उपस्थिति, उन जो यूएनओ के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके विभिन्न जो काम करते हैं उनमें उनकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जब ये भूमिका होगी तो निश्चित रूप से उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप ऐसा होगा जिसमें सभी की भूमिका समान होगी, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय सभी देशों की सहमति से लिए जाएंगे और वो जब सहमति होगी तो निश्चित रूप से जो यूएनओ की स्वीकार्यता है उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो और अधिक स्वीकार्य होंगे। और चूंकि जब हम लोकतंत्रात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो उस लोकतंत्रात्मक प्रणाली को इस स्तर पर भी अपनाया जाना चाहिए जिससे कि उन देशों की जो भूमिका है वो भी सार्वभौमिक हो सके, क्योंकि जैसे जैसे वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, संक्रमणकालीन दौर से व्यवस्थाएं गुजर रही हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अब देखा जा सकता है, क्योंकि जो आर्थिक साम्राज्य के आधार पर जो विश्व व्यवस्था बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के आधार पर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जहां पर आयुधों के लिए बेचने के लिए बाजारों की तलाश थी, वहीं पर एलपीजी के पश्चात उत्पादों के बेचने के लिए बाजार की तलाश थी। तो ये जो बाजार आधारित व्यवस्था रही है, ये तो बाजार आधारित व्यवस्था के आधार पर जो आर्थिक साम्राज्य बने हैं वो धीरे धीरे भिन्न हो रहे हैं, अर्थात उनकी स्थिति कम होती जा रही है। और वर्तमान में जहां पर जो हम वैश्विक महामारी की बात कर रहे हैं तो इन परिस्थितियों में अब जो अर्थ आधारित भूमिकाएं हैं, सैन्य आधारित भूमिकाएं हैं, वो कमजोर होकर पीछे हो रही हैं और मानवता आधारित व्यवस्था जो है वो स्वरूप ले रही है। इसके
पश्चात सभी देशों के द्वारा और लोगों के द्वारा भी इस बात पर बल दिया जा रहा है कि जो वैश्विक व्यवस्था हो वह इस प्रकार की हो जिसमें कि मानव केंद्रित हो, मानव केंद्र में रहे, उसको केंद्र में रखकर ही विकास किया जाना चाहिए, उसी को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उसका विकास सर्वोपरि हो। क्योंकि जो व्यवस्था पूर्व में विकसित हुई है वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास पर बहुत अधिक बल दिया गया था, जबकि जो बाकी विकास है वो पीछे थे। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जो कि विशेषकर जो वर्तमान का दौर चल रहा है, इस वैश्विक महामारी का दौर है, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जो विकासशील देश थे, यद्यपि वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उतना उन्हें मजबूत नहीं बना पा रहे हैं जितना कि होना चाहिए, परंतु जो विकसित देश हैं और विकसित देशों के द्वारा जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का अपने यहाँ पर गठन किया गया है या उनका संचालन किया जा रहा है, उसकी कमी भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और विशेषकर यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर इस महामारी ने जो हम कहें उसका प्रभावित किया है, उस प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यूरोपीय देशों की हम बात करें, इटली की हम बात करें विशेषकर, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश जाने जाते थे, इस वैश्विक महामारी ने उन देशों की स्वास्थ्य सेवाओं को चरमरा दिया है। अर्थात जो अर्थ आधारित व्यवस्था रही थी, जिसमें आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया गया था, उसका परिणाम अब दिख रहा है कि किस प्रकार से जो मानव केंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए, मानव के विकास को ध्यान में रख कर जो विकास किया जाना चाहिए, उसके लिए जो सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए, उसका अभाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में जो वैश्विक व्यवस्था हो वह इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें मानव केंद्र में हो, देशों की जो मध्य की सहभागिता है वो सहभागिता होनी चाहिए। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में ये स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए कि जो देश हैं उनकी भूमिका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यद्यपि जो क्षेत्रीय संगठन है उनमें तो उन देशों की सहभागिता है ही, क्योंकि क्षेत्र आधारित जो क्षेत्रीय संगठन है उन क्षेत्रीय संगठनों में उन देशों की भूमिका होती है, वो उसका सदस्य होते हैं। परंतु जो वैश्विक स्तर के संगठन है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की यदि हम बात करें, तो उनमें भी उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका होनी चाहिए, जिससे जो भी निर्णय लिए जाएं उनकी जो प्रकृति हो वो इस प्रकार की हो कि सभी का उससे में भूमिका उनकी बनी रहे। इसी के साथ साथ जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो जहां पर कि व्यक्ति को केंद्र मानकर कार्य किया जाए। यद्यपि लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जो मानवाधिकार है व्यक्ति के वो बाधित हुए हैं, सभी देशों में मानवाधिकारों पर निरंतर बल दिया जाता रहा है कि व्यक्ति के वो अधिकार जो उसे जन्म लेने के साथ प्राप्त होते हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, वो संरक्षित होने चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए और सभी राष्ट्रों के द्वारा उन पर बल दिया जाना चाहिए। परंतु जो वैश्विक महामारी है उसके रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि जब तक देशों के पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो जो एक प्रभावशील तरीका है वह है लॉकडाउन, जिसे देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप, लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जो कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, जो उत्पादन की इकाइयां बंद होती हैं, व्यक्ति के आने जाने पर जो प्रतिबंध लगता है, बाकी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं, जो इन प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप जो मानवाधिकार बाधित होते हैं वो भी निश्चित रूप से एक वर्तमान व्यवस्था की जो विशेषता है वो दिखलाई देती है। परंतु जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है तो इस प्रकार की जो लॉकडाउन की व्यवस्था है उसको देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है, और जहां पर इसने इस महामारी को कम करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है, वहां वर्तमान में जब देशों में दोबारा से इस महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है तो दोबारा से इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ये वैश्विक व्यवस्था है, इस वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन है, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं, वो चाहे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हो या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं हो, परिवर्तनशील होती हैं और उन परिवर्तनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो वैश्विक स्तर के संगठन है जब उनमें परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से सभी देशों में भी परिवर्तन
परिवर्तन आता है। तो जो व्यवस्था है वर्तमान में उभरती हुई व्यवस्था है, या अगर हम कहें कि जो वैश्विक व्यवस्था एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है, जहां पर कि जो महाशक्तियां हैं उनकी शक्तियां कमजोर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य शक्तियां सैन्य आर्थिक क्षमता के आधार पर उभर कर सामने आ रही हैं। इसी के साथ साथ जो व्यवस्था है वो द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुपक्षीय व्यवस्था एक आकार ले रही है। इसी के साथ जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई थी, जो इससे पूर्व में कार्य कर रहे थे, उनके अब पुनर्गठन की मांग उठ रही है। और इस प्रकार जो देशों के मध्य संबंध थे वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं, जहां पर भूमंडलीकरण की के फलस्वरूप जो परिवर्तन आए थे, अब उसमें परिवर्तन हो रहा है कि जो निर्भरता थी एक दूसरे देशों के ऊपर, उसके स्थान पर अब आत्मनिर्भरता को पर बल दिया जा रहा है कि राष्ट्रों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि जो इस प्रकार की परिस्थितियां लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप हुई हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो है अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन देशों के अंदर किया जा सके। तो इन संदर्भों में जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें जो स्वरूप है वह स्वरूप परिवर्तित है, और निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा उसमें जो व्यवस्था उभर कर सामने आएगी, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्वरूप लेगी, जो वैश्विक व्यवस्था का एक आकार होगा, वह निश्चित रूप से एक ऐसा आकार होगा जिसमें सभी देशों की सहभागिता होगी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहभागिता होगी, और जो देश हैं उनको और अधिक बढ़ने का अवसर मिलेगा, मानव केंद्रित विकास पर बल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो नई व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है उसको मैंने इस व्याख्यान में उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।